अस्सलाम वालेकुम क्लास। हेलो, आप लोग सुन सकते हैं मुझे? अच्छा, मैंने कहा कंफर्म कर लूँ भाई। ओके जी, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। माशाल्लाह कमाल है भाई, सारे सारे स्टूडेंट एक ही झटके में 13 के 13 आए हो। अल्लाह। तो आज हम चैप्टर 14 को स्टार्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। तो आज के लेक्चर के जो की ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हमने जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है उनके बारे में देखना है कि हम क्यों उसके बारे में परेशान होते हैं। टू इलस्ट्रेट हाउ टू मैनेज ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर, के इन तीनों एक्सपोजर्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पहला हमारा जो स्टेप है ताकि व्हाई इज देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इफ इंटरनेशनल पैरिटी कंडीशंस होल्ड, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क विल नॉट राइज। सबसे बेसिक एलिमेंट तो हमारे सामने यही है जो हमने चैप्टर 9 में आई गेस हमने परचेजिंग पावर पैरिटी और 10 और 11 में कवर्ड इंटरेस्ट और अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी में जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, इसमें बेसिक एलिमेंट ही यही था कि आपकी अगर पैरिटी कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हों तो जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आती, और उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आने का मतलब है कि कोई इसकी वजह से रिस्क नहीं क्रिएट होता। If it is possible to forecast exchange rates accurately, foreign exchange risk can be controlled. अगर हम किसी तरह से फोरकास्ट कर लें एक्सचेंज रेट्स को बेहतर तौर पे, हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को भी बेहतर तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स आर नेचुरली हेज्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अगर आपने डाइवर्सिफाई करके रखा हो तो शेयर होल्डर्स हैं वो आपकी कंपनी के, उनके रिस्क जो है वो हेज होते हैं, उन्हें मजीद कोई रिस्क फेस नहीं करना पड़ता। इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत क्यों है हमें? क्योंकि रियल वर्ल्ड में पैरिटी कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट। फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट्स इज़ रादर डिफ़िकल्ट, और उसमें एक्यूरेसी के जो लेवल है वो वेरी करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। हेजिंग प्रोड्यूसेस अ मोर स्टेबल इनकम स्ट्रीम, और हेजिंग के ज़रिए भी आप अपनी जो न सिर्फ ये कि रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते थे, आप अपने लिए एक स्टेबलाइज्ड इनकम स्ट्रीम भी जनरेट कर सकते थे। So why is stable income stream more desirable by the firms? If a progressive tax rate is in operation, more stable before tax income produces higher after tax income. So अगर आपका टैक्स रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा हो, अगर आपकी स्टेबल बिफोर टैक्स इनकम हो तो उससे हायर आफ्टर टैक्स इनकम आपको जनरेट होती है। एज इट इज़ मोर कंड्यूसिव टू सेल्स, इस वजह से इनकम स्ट्रीम डिज़ायरेबल होने से आपकी सेल्स जो है वो बड़ा पॉजिटिवली इफेक्ट होती है। वोलेटाइल अर्निंग्स में इम्प्लाई लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। ऑब्वियसली आपकी अर्निंग्स फ्लक्चुएट हो रही है तो आप जो है वो, आपकी जो एम्प्लॉइज हैं वो जॉब सिक्योरिटी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे।
अब देखते हैं कि इनको मैनेज कैसे करना है। सो हम पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में कि उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो पहला तो बेहतरीन तरीका है हमारे पास फॉरवर्ड हेजिंग का, फिर है मनी मार्केट हेजिंग। फ्यूचर्स में के थ्रू भी हम हैज कर सकते हैं और ऑप्शंस के थ्रू भी हम हैज कर सकते हैं। तो जितने हमारे पास डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके थ्रू हम उनको हैज कर सकते हैं। Starting with forward hedging. Forward hedging entails locking in the exchange rate at which payables and receivables are converted from the domestic currency into a foreign currency and vice versa. So हम जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं उस वक्त जो है वो हम अपनी जो फ्यूचर पेमेंट्स हैं या रिसीट्स हैं उनको जो फ्यूचर एक्सचेंज रेट है उस पर लॉक इन कर देते हैं। तो फॉरवर्ड की डिटेल्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जो है वो हेजिंग फॉरवर्ड हेजिंग कहलाती है। तो अगर आप रिकॉल करें फॉरवर्ड्स का पे ऑफ प्रोफाइल ये था हमारे पास कि एक खास लेवल तक, वो खास लेवल क्या था हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, एक खास लेवल तक जो है वो हमें लॉस होता है और उसके बाद जो है वो हमें प्रॉफिट होता है। सो ये जो पे ऑफ प्रोफाइल है ये हमें बता रहा है कि इस प्राइस तक जो है वो हमें लॉस है और उसके बाद जो है वो हमें प्रॉफिट होता है। सो अब अगर आप गौर से देखें तो आपको जो लॉस है वो ये इस एरिया में हो रहा है नीचे, जब आपकी प्राइस इस हॉरिजेंटल प्राइस जो कि एस नॉट और यहाँ पे एस वन स्पॉट रेट है उसको शो कर रही है, और ये आपका जो लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू है, वैल्यू मींस पॉजिटिव साइड प्रॉफिट है और ऑब्वियसली इसकी नेगेटिव साइड लॉस को शो करती है। अगर आप हेज नहीं करते, अगर आप हेज नहीं करते तो आपकी ये जो लाइन है ये आपको सफ़र करनी पड़ती है कि यहाँ तक आपको प्रॉफिट होगा, सॉरी लॉस होगा, और यहाँ से ऊपर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप हमेशा इंतज़ार करते रहेंगे कि आपका जो के है वो आपको जल्द से जल्द रियलाइज़ हो जाए और आप जो है उसके बाद प्रॉफिट जोन में चले जाए। लेकिन हेज करने का फ़ायदा यह है कि जब आप हेज कर लेते हैं तो आप इस फ्लैट लाइन पे जो है वो रहते हैं। तो ये हेजिंग की पोजीशन है, ठीक। और अगर आपको जो है इसमें जो चेंज है वो बेसिकली वो फेवरेबल रहती है, तो आप इस जोन में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जोन में आप फॉल करेंगे, और ये जोन जो है वो डिज़ायरेबल जोन है कि हेजिंग से आपको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन आपको लॉस जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। ओके जी, फिर फाइनेंशियल हेजिंग बाय टेकिंग एन इफेक्टिव पोजीशन ऑन अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम फॉरवर्ड कह रहे थे। प्रॉफिट लॉस ऑन द अनहेज्ड पोजीशन इज ऑफसेट बाय द प्रॉफिट लॉस ऑन द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल हेजिंग ये है कि आपको अगर आप अपने एक पोर्टफोलियो को देखें और आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में कर रहे हो, तो कुछ ट्रांजैक्शंस आप जो है वो लट से हैज कर लें और कुछ को जो है वो बिल्कुल भी आप हैज ना करें, तो आपका जो प्रॉफिट लॉस जो हैज करने में जो हो रहा है आपको, वो हैज ना करने वाले सिचुएशन में अगर आप उनको देखेंगे तो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि प्रॉफिट्स आर ऑफसेट बाय दी लॉसेस। सो इसलिए ये फाइनेंशियल हेजिंग है कि आप जब एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को डिफरेंट तरीके से हेज करने की या ओपन छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट लॉसेस हैं वो इक्वेट हो जाती हैं।
तो अगर आप ऑफसेटिंग की बात करें तो ये देखें, ये आपकी स्पॉट ट्रांजैक्शन है पेबल्स पे, तो आपके जो है वो इस पे आपको ये लॉसेस जो है वो सफ़र करने पड़ते हैं यहाँ पे। और अगर इस प्राइस से नीचे होती अगर प्राइस, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा था। लेकिन जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका हमारे पास थीम ये था कि वो नीचे लॉस है और उस प्राइस के बाद उसमें प्रॉफिट जोन है। तो आप ये देखें एग्जैक्टली जो है ये ऑफसेट कर रहा है बेसिकली। इन दोनों का जो डिफरेंस है लॉन्ग फॉरवर्ड का और पेबल्स का, ये पेबल्स इसलिए लिखा है कि इसको हमने हेज नहीं किया, तो ये स्पॉट ट्रांजैक्शन है, ये इक्वली ऑफसेट कर रहा है प्रोसेस को। सो ये बेसिकली अगर आप लॉ ऑफ वन प्राइस को जहन में रखें तो जिसमें कॉन्सेप्ट ये था कि प्रॉफिट ऑफ वन इज लॉस ऑफ द अदर। सो आप जो है वो प्रॉफिट अर्न करने वाला जो है वो किसी न किसी की जेब से ही वो अपना प्रॉफिट का शेयर जो है वो डिडक्ट कर रहा होता है। सो अगर आपका जो फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से ज़्यादा हो, यानी एफ नॉट एस नॉट से ग्रेटर हो, इसका मतलब ये है कि आप प्रीमियम पे सेल कर रहे हैं, तो ऑफसेटिंग इसमें भी होगी। लेकिन इसमें आपकी जो ऑफसेटिंग है यहाँ पे इस केस में अगर आप ये देखें तो आप जो है इसको बायर्स के पर्सपेक्टिव से वो डिस्काउंट पे जा रहा है, तो ये गैप जो है वो थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड्स में और स्पॉट्स में ये ऑफसेट नहीं हो पा रहा है एग्जैक्टली, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो है ये प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम की एग्जांपल है उसमें जो कट ऑफ पॉइंट है या जो इक्विलिब्रियम है वो लॉस जोन में बनेगा, जबकि अगर आप इसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं, ये देखिए ये अब आप पॉजिटिव साइड पे आपको नजर आता है। इस केस में हम ये कह रहे हैं कि एस नॉट इज ग्रेटर देन एफ या एफ नॉट इज लेस देन एस, और इसको हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे। तो अगर बिड ऑफर स्प्रेड्स आ जाए, हम मिड वैल्यूज ना लें, बिड ऑफर स्प्रेड्स लें, तो आपका जो पेबल्स में हेज करने से जो वैल्यू बनेगी वो के इंटू फॉरवर्ड रेट ऑफ, और वो फॉरवर्ड रेट का भी आस्क प्राइस जो है वो आपको पेबल्स के केस में, अगर आप हेज नहीं करते तो इसका मतलब है आप फॉरवर्ड की जगह क्या लोगे, स्पॉट रेट लोगे, तो उसमें आस्क प्राइस ही लेंगे आप। और ये आस्क प्राइस आफ्टर टाइम पीरियड 1 है, इसलिए इसको 1 लिखा है। ये चूंकि फॉरवर्ड रेट आज अवेलेबल था तो इसलिए इसको हमने एफ नॉट लिखा। और अगर हम अब रिसीवेबल्स के केस में देखें तो ये जो हेज्ड वैल्यू है वो ये बनेगी आपकी के एफ बी, यानी यहाँ फॉरवर्ड रेट बिड का जो है वो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि नॉन हेज सिचुएशन में स्पॉट रेट जो है उसका बिड प्राइस इफेक्टिव होगी आफ्टर टाइम पीरियड 1। अब आते हैं फ्यूचर्स हेजिंग की तरफ। Results may differ quantitatively from those of forwards hedging. वो कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी रीजन हमने फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में पढ़ी थी कि फ्यूचर्स जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और फॉरवर्ड्स जो है वो कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो जो क्वांटिटी के डिफरेंसेस हैं या जो स्टॉक मार्केट बिहेवियर में जो प्राइस की एक्सेप्टेबिलिटी है उस वेरिएशन की वजह से आपको ये डिफरेंसेस मिल सकते हैं। पहला उसने यहाँ पे भी वही स्टैंडर्डाइजेशन की बात की, और स्टैंडर्डाइजेशन में हमने फ्यूचर्स में कहा था कि इसकी जो स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी है वो 1000 यूनिट्स है। इसी तरह स्टैंडर्डाइज टाइम पीरियड भी है। सो इस वजह से वो कह रहा है कि इट मे नॉट बी पॉसिबल टू हैज द एग्जैक्ट अमाउंट।
फिर इसी तरह जो ड्यू डेट है, जो एंडिंग टाइम पीरियड है, हम जैसे अभी बात कर रहे थे, क्योंकि स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 1 मंथ के, 3 मंथ्स के, 6 मंथ्स के, 9 और 11 मंथ्स के। तो अगर आपको 2.5 महीने का चाहिए तो आप 3 महीने का जब कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो आपको शायद कोई फायदा ना हो, या आपको 4 महीने का चाहिए था, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं, 3 महीने का ले लेते हैं। तो आप 1 महीना फिर अपने आप को ओपन छोड़ेंगे, तो हैजिंग तो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो इसलिए फ्यूचर्स में ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह जो फ्यूचर्स है, क्योंकि मार्केट में ट्रेड हो रही होती है, तो मार्केट में ट्रेड होने की वजह से उनका जो डेली प्रॉफिट्स लॉसेस हैं वो पार्टीज में एक्सचेंज होता है। उस प्रोसेस को हम मार्किंग टू मार्केट कहते हैं। इसमें जो मार्किंग टू मार्केट का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से भी आपको वेरिएशंस का सामना हो सकता है। ये तीसरा हमने डिस्कस किया था मनी मार्केट हेजिंग का कॉन्सेप्ट। मनी मार्केट हेज जो है वो अमाउंट्स टू टेकिंग अ मनी मार्केट पोजीशन टू कवर एक्सपेक्टेड पेबल्स और रिसीवर्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आप कोई बाय कर लेते हैं टू कवर योर ओपन पोजीशन। वो ओपन पोजीशन पेबल्स की भी हो सकती है और रिसीवेबल्स की भी हो सकती है। तो उसके लिए हम मनी मार्केट को इंस्ट्रूमेंट ले लें, या उसके थ्रू जब हम वो परचेज करते हैं तो उसके थ्रू हम बेसिकली हेजिंग कर रहे होते हैं। अब बाय बोरोइंग एंड लेंडिंग अ सिंथेटिक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड। इसमें जो है चूंकि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड ही क्रिएट होगा, लेकिन जो है इसको हम सिंथेटिक कहते हैं। सिंथेटिक मींस के स्पेशलाइज्ड जो पर्पस बिल्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में बिल्ट इन सहूलत थी, हमने कहा था कि वो कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जिस टाइम पीरियड के लिए, जिस मकसद के लिए आप उसे खरीदना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब अगर आप पेबल्स की मनी मार्केट जो है वो हेजिंग के एस्पेक्ट में देखें, तो आपके जो है ये पेबल्स हैं, इसका मतलब है कि आपने बोरो किए हैं डोमेस्टिक करेंसी में, जो है वो आपने जो है उसको बोरो करके उसको कन्वर्ट किया आपने स्पॉट रेट पे, और फिर कन्वर्ट करने के बाद आप उसको डिस्काउंट कर रहे हैं इस इंटरेस्ट रेट पे। यानी इन अदर वर्ड्स आप जो है वो फॉरेन रेट पे उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर आता है के। और यही अगर आपकी लोन रिपेमेंट का कॉन्सेप्ट हो तो उसमें आप पहले उसको एक्सचेंज रेट को लेते हैं और फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसका जो है वो फॉरेन इंटरेस्ट रेट के साथ उसका इफेक्ट देखते हैं। तो आपका जो इम्प्लिसिट फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट होता है उसके लिए फार्मूला आपके पास ये बन जाता है, वो है जी एस नॉट 1+i डिवाइडेड बाय 1+i स्टेरिक। सो ये बना है आपका पेबल्स के हिसाब से। सो आपका एफ जो था फॉरवर्ड रेट वो इस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। अगर आप रिसीवेबल्स के हिसाब से देखें तो उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आ रहा। आपका जो इम्प्लिसिट फॉरवर्ड रेट है वही है एस नॉट इंटू 1+i डिवाइडेड बाय 1+i स्टेरिक। ये आपका इम्प्लिसिट फॉरवर्ड रेट बन गया। अब अगर आप बिड ऑफर स्प्रेड के साथ इनको लिखें तो फिर इनमें डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस आता है अगर आप देखें पेबल्स के केस में तो आपका एस ए होगा और आई ए होगा और आई स्टेरिक बी होगा। ये डिफरेंस क्रिएट होता है। और अगर आप रिसीवेबल्स में देखें तो आपका ये अब एस बी है और आई बी है, जबकि ये आई ए स्टेरिक हो गया। ये डिफरेंस है उसका मनी मार्केट हेजिंग का रिसीवेबल्स में हो जाएगा जब बिड ऑफर स्प्रेड हमारे सामने। फिर हमने लास्ट कॉन्सेप्ट जो हेजिंग के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था वो थी ऑप्शन हेजिंग। तो ये भी अब आप जो है वो अपना जो ओपन पोजीशन है रिस्क की, उसको अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हेज करने की कोशिश करते हैं या रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑप्शन हेजिंग कहलाएगी।
द आउटकम ऑफ ऑप्शन हेजिंग इज नॉट नोन विद सर्टेनिटी। उसकी वजह है क्योंकि आपका जो बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसने डिसाइड करना होता है कि ऑप्शन को वो एक्सरसाइज करेगा या नहीं करा। जब तक वो डिसीजन ना कर ले तो ऑप्शन हेजिंग की पोजीशन जो है वो अनसर्टन रहती है। लेकिन हमने जो है वो डिसीजन क्राइटेरिया में पढ़ा था जब हम चैप्टर 7 या 8 देख रहे थे ऑप्शंस के हवाले से। उस वक्त हमने उसको डिस्कस किया था डिटेल में और हमने कहा था कि जो ऑप्शन बायर है, चाहे वो कॉल का बायर हो चाहे पुट का बायर हो, वो हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्ट को उस वक्त एक्सरसाइज करवाता है जब उसे प्रॉफिट हो रहा हो। जब जब उसे उसमें लॉस हो रहा हो वो उसका एक्सरसाइज ही नहीं करता, वो अपनी पोजीशन ओपन छोड़ देता है। तो इस वजह से जो सिचुएशन है, आपका जो बायर है उसके डिसीजन पे जो है वो हेजिंग बड़ा डिपेंड कर रही होती है ऑप्शन। अगर आप कॉल ऑप्शन में देखें तो आपका ये जो डिसीजन है बायर का, उसने हेज करना है या नहीं करना, पहले लेवल पे तो डिसीजन ये हो गया। तो ये आपका एक तरह का बाइनोमियल ट्री बन रहा है। बाइनोमियल ट्री में हमेशा दो ऑप्शंस आती है हर स्टेज के बाद। तो पहले डिसीजन था कि हेज करो या ना करो। और फर्स्ट करें हेज करते हैं। आप हेज करते हैं तो आपकी दो कंडीशंस हो सकती हैं कि S1 जो है वो S0 से लेस हो या S1 S0 से ग्रेटर हो। जब S1 S0 से लेस हो तो आपका जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन जज करने का जो फॉर्मूला है वो है K इंटू S1 प्लस R। ठीक। और अगर आप S1 आपका S0 से ग्रेटर हो तो फिर क्राइटेरिया आपका हो जाता है V इज इक्वल टू K इंटू S0 प्लस R। तो ये आपके जो है वो सिचुएशन हो जाती है कि आपका जो फ्यूचर एक्सचेंज रेट है अगर जो है वो S0 से यानी करंट एक्सचेंज रेट से कम हो या एक्सचेंज रेट से ज़्यादा हो तो आपकी जो वैल्यू है उस पर क्या असर पड़ता है। सो वैल्यू में बेसिकली K इंटू एस प्लस आर तो है ही है। सो आपका जो जब S1 लेस देन S0 हो तो हम यहाँ पे S1 पुट करते हैं, और अगर हमारा S1 ग्रेटर देन S0 हो तो फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला में S0 पुट करते हैं। तो ये तो था हेज का केस। नो हेज के केस में भी इसी तरह आपका S1 S0 से लेस हो सकता है या S1 S0 से ग्रेटर हो सकता है। जब आप हेज ही नहीं कर रहे तो आपने जो है वो इसकी वैल्यू ओपन छोड़ दी और वो होगी KS1 दोनों केसेस में। आप चाहे वो लेस हो या ज़्यादा हो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपने तो पोजीशन ओपन छोड़ दी है। अब अगर आप पुट ऑप्शन के लिए देखें, पुट ऑप्शन में भी आपकी सिचुएशन वही है, डिसीजन हेज करने की हो सकती है या ना हेज करने का हो सकता है। नो हेज का वही सिनारियो है V इज इक्वल टू KS1 और V इज इक्वल टू KS1, चाहे S1 ग्रेटर हो S0 से या S1 लेस हो S0 से, क्योंकि आप हेज कर ही नहीं रहे तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब हेज के केस में S1 अगर S0 से लेस हो तो आप वैल्यू ऑफ ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं K इंटू S0 माइनस R, और अगर S1 ग्रेटर हो तो आप कहते हैं K इंटू S1 माइनस R। सो पिछला जो कॉल ऑप्शन था उससे रिलेटेड अगर आप इसको इंटरप्रेट करें तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज की केस में आपका जो कंप्यूटेशंस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस सिचुएशन। अब देखते हैं हम कुछ कंटिंजेंट एक्सपोजर्स को। कंटिंजेंट वर्ड ही आपको ये बता रहा है कि ये किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। So contingent exposure arises only if a certain outcome materializes, such as winning a contract। यानी एक स्टेप होगा तो फिर आगे कुछ होगा ना। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं 5 घर अपने लिए बनाऊंगा। अब इसमें पहली शर्त क्या है कि मैं लॉटरी जीत गया तो इसलिए
ये कंटिजेंट एक्सपोजर आपको देखना है रिस्क के सो कंटिजेंट लॉन्ग एक्सपोजर को अगर आप देखें तो आप इसको फॉरवर्ड के थ्रू भी हेज कर सकते हैं, ऑप्शंस के थ्रू भी हेज कर सकते हैं। तो हम इसको देख रहे हैं फॉरवर्ड के थ्रू। पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट जीत गया तो फर्म को क्या मिलेगा, के एफ नॉट, ठीक। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ना जीते तो फर्म को कितना नुकसान होगा, के इंटू एस वन माइनस एफ नॉट, ठीक है। के इंटू एस वन माइनस एफ नॉट आपको लॉस होगा। अब अगर आप हम बात ये कर रहे हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमने लट से हेजिंग करनी है तो अब कंडीशनल क्या थे, दो कंडीशंस थी ना हमारे पास, वही बाइनोमियल ट्री बेसिकली बन रहा है। तो पहली कंडीशन थी कि कॉन्ट्रैक्ट आपने जीत लिया, दूसरी कंडीशन है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जीता ही नहीं है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट जीता नहीं है तो इसका मतलब है आपको प्रोस्पेक्टिव लॉस क्या होगा, वो होगा S1 माइनस एफ, ठीक है। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट जीत जाता है तो फर्म को क्या मिलेगा, के इंटू एफ नॉट, यानी जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था उसको आप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें और आपको जो है वो उसकी वैल्यू रिसीव हो जाएगी अगर आप जीत जाते हैं। अगर आप हार गए तो ये आपका प्रोस्पेक्टिव लॉस है। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन पुट की। तो ऑप्शन पुट में भी अगर हम कंडीशनल इसको करें कि या आप जीत सकते हैं या आप हार सकते हैं। जब आप जीते हैं तो भी आपके पास दो ऑप्शन हैं। कौन कौन सी ऑप्शन थी, S1 लेस देन S नॉट है और S1 ग्रेटर देन S नॉट है। जब लेस देन S नॉट होगी तो फर्म को लॉस हो, सॉरी फर्म रिसीव करेगी कितनी, के इंटू एस नॉट माइनस आर। और अगर आप लूज करते तो आपको के इंटू आर जो है वो मिल जाता। और वो किस सूरत में आप लूज करते, जब S1 यानी फ्यूचर स्पॉट रेट ग्रेटर होता S नॉट से। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीता तो क्या सिचुएशन होंगी, फर्दर दो सिचुएशंस और होंगी कि S1 इज लेस देन S नॉट, तो उसमें फर्म रिसीव करेगी के इंटू एस नॉट माइनस S1 माइनस आर। और आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीता और S1 ग्रेटर देन S नॉट है, फर्म को लॉस होगा के इंटू आर। अब हम देखते हैं मैनेजिंग अ लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को। तो वो मैनेज किए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की करके। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में रिकॉल करें, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि वो नॉर्मली तो लेस देन अ ईयर के होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग रन के भी हो सकते हैं। तो हमने मैक्सिमम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था कि वो 20 मिनट्स का प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। वो एग्जांपल्स हमारे पास हैं थोड़ी। फिर हम करेंसी स्वैप्स करके भी जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को खत्म कर सकते हैं। हम पैरेलल लोन्स ले सकते हैं, फर्ज करें हम यहाँ पे और वहाँ पे दोनों साइड्स पे पैरेलल लोन्स लेके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमारा जो स्ट्रेटजीज है, हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से बच जाएं। उसमें लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। कुछ लोन्स हम एडवांस में ले लें और कुछ हम जो है वो रीपे करना शुरू करें तो हम और लोन्स पीछे लेना शुरू कर दें। तो ये नंबर ऑफ जो है वो स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। फिर आपके जो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम था कि अगर हमने 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो तो चूंकि स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, 3 मंथ्स का हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है, तो वो एग्जैक्टली मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करता। उस चीज़ को हैंडल करने का आसान तरीका यह है कि मैं आज एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदूं जो जिसकी मेच्योरिटी 3 मंथ्स की हो, तो मुझे पता है कि ये 3 मंथ्स तो मेरे कवर हो जाएंगे।
फिर 1 महीने बाद फिर मैं 3 मंथ्स की मेच्योरिटी का एक और जब कॉन्ट्रैक्ट खरीदता हूँ, तो उससे मुझे ये पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब मेरा एग्जैक्टली 4 मंथ्स का जो मेरा टारगेट था उसको फुलफिल कर जाएगा। तो ये लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रेटजीज आप इम्प्लीमेंट करके अपने रिस्क को जो है वो अवॉइड कर सकते। फिर इसी तरह क्रॉस हैजिंग की जा सकती है आपकी। क्रॉस हैजिंग आप डिफरेंट करेंसीज में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो है वो हैज कर रहे हैं यूएस डॉलर को, आप यूके में हैज कर रहे हैं फर्ज करें यूरोस को, तो ये आपकी जो मल्टीनेशनल प्रेजेंस है उस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितना इफेक्टिवली जो है वो क्रॉस हैज कर पाते हैं। फिर करेंसी डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप अपने पास विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या आप जो है वो मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं और एक करेंसी पूल अपना खुद डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो है वो सफ़र नहीं करना पड़ सकता। फिर एक्सपोजर नेटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। सो नेटिंग जो है वो बेसिकली हेजिंग ही है, यानी एक साइड पे आपको लॉस हो रहा है, दूसरी साइड से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो दोनों फैक्ट्स जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे अभी हम उसकी फॉरवर्ड और स्पॉट की जो है नेटिंग को हम डिस्कस करके आए हैं। तो आप एक्सपोजर नेटिंग के जरूर थ्रू जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से बच सकते हैं, यानी जो लॉन्ग टर्म रिस्क है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर जो प्राइस वेरिएशंस हैं आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आपका जो एक और कॉन्सेप्ट है करेंसी ऑफ इनवॉइसिंग, ये फिर अकाउंटिंग की साइड पे हम आएंगे। तो उसमें जो हम करेंसी ऑफ इनवॉइसिंग है वो यूटिलाइज कर रहे हैं नहीं, ये हमने डिस्कस किया कर चुके हैं डिटेल में ट्रांसलेशन एक्सपोजर में, कि अकाउंटिंग एस्पेक्ट से जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को इन अ गिवन करेंसी फर्ज करें लोकल करेंसी में ट्रांसलेट करके उनके इफेक्ट्स देखते हैं कि उसकी वजह से हमें कोई लॉस या प्रॉफिट रियलाइज हुआ या नहीं हुआ, तो वो जो इफेक्ट था उसको हमने एक्सपोजर कहा था। सो ये जो है वो आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ सकती है कि प्राइस वेरिएशंस को आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं। फिर आप जो है वो इनवॉइस को किस करेंसी में जो है वो जनरेट कर रहे हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को बेहतर तौर पे डिफाइन कर पाएगा। फिर आपकी जो रिस्क शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं वो भी मैटर करती हैं बिटवीन सब्सिडरीज, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन बिटवीन योर बैंक्स। सो आपका और आपके बैंक के दरमियान में जो है वो रिस्क शेयरिंग अरेंजमेंट्स क्या चल रही है, वो आप डिफरेंट कंपनीज के साथ भी कर सकते हैं और अपनी ही सब्सिडरीज के साथ भी कर सकते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है करेंसी कॉलर्स का। कॉलर्स बेसिकली नेटिंग की तरह का ही एक एस्पेक्ट है कि आप एक साइड पे जो है वो बेनिफिट उठा रहे हो और दूसरी साइड पे आप लॉस कर रहे हो, तो वो आपका जो बैलेंस है वो क्रिएट रहता है। तो वो जो बैलेंस क्रिएशन है वो बेसिकली करेंसी कॉलर्स जो है वो कहलाता है। रिकॉल करें हमने हेड एंड शोल्डर्स जो है वो एक दो लेक्चर्स पहले शायद हमने डिस्कस किया था। एक कॉन्सेप्ट था एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस की वजह से जो हेड एंड शोल्डर्स बन रहे थे। तो उसमें आप देखिए कि आपकी जो एप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन है वो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद जो है वो आपकी कंपनसेट हो जाती है। यानी अगर प्राइस फर्ज करें एक्सचेंज रेट 2 दिन पहले 164 से 168 पे गया है और 2 दिन बाद वो दोबारा नीचे आ गया 164 पे, तो इसका मतलब है कि वो स्पाइक फॉर द टाइम बिंग थी, उसके बाद फिर वो उस दोबारा नेचुरल इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब हम चूंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वैल्यू जो रिसीवेबल्स है विद एंड विदाउट रिस्क शेयरिंग अरेंजमेंट हम देख लेते हैं। तो अगर आप इसमें देखें, अगर आप हेज लाइन को देखें तो हेज लाइन आपकी ब्लू लाइन। सो एक सर्टेन एक्सचेंज रेट तक
जो है आपको इसमें नज़र ये आता है कि आप अगर हेज ना करते तो बेनिफिट में रहते। ये रिसीवेबल्स का केस है। और अगर आपने हेज किया है और उसके बाद की सिचुएशन देखते हैं तो आपको हेज करके रिसीवेबल्स में लॉस सफ़र करना। अब देखें, ये करेंसी कॉलर्स का कॉन्सेप्ट था। करेंसी कॉलर्स जब जनरेट हुए हैं तो ओके जी, मेजॉरिटी ऑफ यू आर बैक। तो हम इसको देखते हैं दोबारा। हम बात ये कर रहे थे करेंसी कॉलर्स में। प्रीवियस ग्राफ में अगर आप देखें तो लाइन आपकी यूं मूव कर रही थी। करेंसी कॉलर्स में आने की वजह से आप जो है वो एक लंबे अरसे तक वो जो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है उस पर आप रह पाते हैं। ये हम यही बात कर रहे थे पहले कि आपके जो करेंसी कॉलर्स हैं आपके प्रॉफिट्स लॉसेस को ऑफसेट कर देते हैं, और ऑफसेट करके अब आप देखें कि आपके जो प्रॉफिट जोन है वो बहुत थोड़ा रह गया है और आपका लॉस का जोन भी बहुत थोड़ा रह गया। तो इस वजह से करेंसी कॉलर्स आर आल्सो हेल्पफुल। फिर कॉन्सेप्ट था हमारा इकोनॉमिक एक्सपोजर का। इकोनॉमिक एक्सपोजर अराइजेस बिकॉज रेवेन्यूज एंड कॉस्ट वेरी विद चेंजेस इन द रियल एक्सचेंज रेट। जो रियल एक्सचेंज रेट है उसमें फ्लक्चुएशन आने की वजह से आपको इकोनॉमिक एक्सपोजर फेस करना पड़ता है। और वो किस वजह से फेस करना पड़ता है कि आपकी जो रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स हैं वो चेंज होते हैं क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा था। रियल एप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होगा? Assuming elastic demand, real appreciation of the foreign currency leads to increase in domestic sales revenue। आपका जो domestic sales revenue है वो बढ़ जाएगा अगर आपकी appreciation real terms में हुई है करेंसी की। तो आपकी जो foreign sales revenue है वो भी बढ़ेंगे और इसी तरह cost of imported raw materials और foreign borrowing वो भी आपकी बढ़ जाएगी। इसी तरह डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स उससे अपोजिट होने चाहिए। रियल डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी लीड्स टू डिक्रीज इन डोमेस्टिक सेल्स रेवेन्यू, डिक्रीज इन फॉरेन सेल्स रेवेन्यू एज वेल एज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड फॉरेन बोरोइंग्स। अब इकोनॉमिक एक्सपोजर की हेजिंग जो है वो कैसे हो सकती है? To reduce economic exposure requires changing sales in new or existing foreign markets।
तो नई फॉरेन मार्केट्स में या जो एग्जिस्टिंग फॉरेन मार्केट्स हैं उनमें आपकी जो सेल्स की पोजीशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहे। फिर चेंजिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जो फॉरेन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है उस पे आपकी जो डिपेंडेंस है वो कम से कम होनी चाहिए, या आप जो है वो अल्टरनेटिव्स उसमें से फाइंड आउट कर लें कि आप लेट्स से इस दफ़ा चाइना से लेंगे, अगली दफ़ा ताइवान से लेंगे, उससे अगली दफ़ा सिंगापुर से लेंगे, फिर फिलीपींस से लेंगे। तो ये वेरिएशन जब तक आप नहीं रखोगे, तो ये जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे बार्गेनिंग पावर्स पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के एस्पेक्ट में भी, तो जो बार्गेनिंग पावर्स हैं आपके सप्लायर्स की वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली आपको इकोनॉमिक एक्सपोजर फेस करना पड़ेगा। सो वो मिनिमम पे रखने के लिए आपके पास मल्टीपल जो सप्लायर्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। देन यू कैन एस्टैब्लिश और एलिमिनेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज अब्रॉड। जैसे चाइना जो है वो लुक्रेटिव मार्केट बन रही थी प्रोडक्शन के हवाले से, यूएसए और यूरोप में जो है वो लेबर कॉस्टली थी, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे शिफ्ट हुई। सो आपका जो इकोनॉमिक एक्सपोजर है आपने उसको हेज कर लिया। अब चूंकि चाइना में ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फिनोमिना कोविड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई। जो इंडस्ट्रीज बंद हुई तब उन्हें ऑब्वियसली अपने प्लांट्स को रिलोकेट करना होगा, और ये जो एक्सपोजर उन्हें इस पेंडेमिक की वजह से फेस करना पड़ा है उसको उन्होंने किसी न किसी तरह से हैंडल करना है। फिर आपका जो फॉरेन डेट का जो लेवल है वो आप जो है उस लेवल को भी चेंज कर सकते हैं। कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। तो जब आपको आसानी हो आप डेट के लेवल को कम कर लें तो आपका जो इकोनॉमिक एक्सपोजर है वो कम हो जाएगा। एंड सिमिलरली जब आप फॉरेन डेट पे रिलायंस ज़्यादा कर लेते हैं तो आपका जो इकोनॉमिक एक्सपोजर है वो बढ़ जाता है। फिर लास्ट जो कॉन्सेप्ट था ट्रांसलेशन एक्सपोजर के हवाले से, why to worry about translation exposure? Translation exposure does not affect the economic value of the firm. जो true value है obviously वो तो same रहती है. Different translation methods affect the reported earnings per share and other financial indicators. So अब translation अगर आपने इस तरह से की है कि आपकी अर्निंग पर शेयर पहले फर्ज करें 15 पर शेयर आ रही थी, जो आपकी ट्रांसलेशन की वजह से 14 पर शेयर आ रही है, सो उससे ऑब्वियसली आपके शेयर होल्डर्स पे उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा। अच्छा, रिकॉल करें हमने मार्क टू मार्केट समझने के लिए हमने पढ़े थे, उसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, याद आता है? फ्यूचर्स की ट्रेडिंग के हवाले से जो हमने किए थे उसमें हमने कहा था कि बहुत सारी सिचुएशंस में जब प्राइस एक्सपेक्टेड लेवल से ऊपर चली जाती है तो हमें प्रॉफिट हो जाता है, या शॉर्ट पोजीशन में एक्सपेक्टेड लेवल से कम हो जाती है तो हमें प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे ही था ना? अब वो जो प्रॉफिट हम ले रहे हैं वो किसी ना किसी का लॉस तो है ना, ठीक? तो वो बेसिकली जो ट्रेडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंग सेलिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट उठा रहा है, कभी लॉस उठा रहा है। तो मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट ये है कि एक दिन में ओपन पोजीशन पे मुझे प्रॉफिट है, लेकिन अगले दिन उसी ओपन पोजीशन पे मुझे लॉस होना शुरू हो गया। तो ये जो कंटिन्यूस वेरिएशन है इन प्राइसेस, उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट लॉस होता है, और वो जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको बेसिकली मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, कि मार्केट की वजह से आपको जो प्राइस वेरिएशन सफर करनी पड़ती है और उसकी वजह से जो प्रॉफिट्स लॉस होते हैं वो बेसिकली मार्क टू मार्केट कहलाता है। वो कॉन्सेप्ट हुआ। जी, और कोई क्वेश्चन?
नहीं है जी कोई क्वेश्चन? चलें जी, ओके।